आपको नहीं लगता वैसे कि देश डिक्टेटरशिप की साइड जाता जा रहा है? डिक्टेटरशिप की जगह ना मुझे लगता है जो सोचने की जो क्षमता है ना उसको बाउंड किया जा रहा है। जो फॉरेन पॉलिसीज थी अब काफी बेहतर हुई है पहले से, तो उसको आप कैसे देखते हो? पहलगाम अटैक हुआ हमारे ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जी। भारत का किसी ने साथ नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अच्छे से मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद बीजेपी कार्यालय के बाहर आप फोटो देखोगे, ऑपरेशन सिंदूर, साथ में मोदी जी की फौज की ड्रेस पहने हुए फोटो। जो फौजी भाइयों ने वहां पर लड़ाई लड़ी, शहादत दी, उनकी कोई फोटो नहीं। 2014 से ही बात कर लेते हैं तो तब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, बैक टू बैक रही है। उस टाइम अटैक्स होते थे ना तो जवाब दिया जाता था और कंटिन्यूअसली होते थे। मैं मानता हूँ जवाब भी दिया जाता होगा तो वो बेचा नहीं जाता था। कुछ थोड़ा सा भी होता ना तो उस चीज को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया। मैं भी बता रहा था, मीडिया ने तो कराची और लाहौर पर कब्जा कर लिया था रातों रात। तो उस चीज को बेचने में ज्यादा माहिर है ये लोग। अपना पीएम फेस बदलना चाहिए, क्योंकि अभी तक का जो पीएम फेस देखा जाता है वो राहुल गांधी जी को पिछले 11 साल से देखा गया, जो कि लोग नहीं पसंद कर पा रहे हैं। हम देखे पिछले 3 चुनाव थे, पहले 50 से भी कम सीट आई, फिर 50 आई, अब 99। बट जो न्यू टैक्स सिस्टम अभी जो जीएसटी के ऊपर आया उसके ऊपर आपकी क्या सोच है? तो हर चीज के लिए हम टैक्स पे टैक्स, डबल ट्रिपल टैक्स दिए जा रहे हैं एक ही चीज के लिए। एक ना राहुल गांधी जी ने कंसर्न उठाया था वोट चोरी को लेकर। हम अपनी माता बहनों की फोटो थोड़ी उसमें दिखाएंगे तो, और आपको ऐसा ही इतनी प्राइवेसी की वो है कि भाई माता बहनों की प्राइवेसी लीक हो रही है तो कल को आप बोलोगे माता बहनों को वोट डालने भी मत भेजो। में फ्लड की सिचुएशन है, उसमें हम भगवंत मान जी ने बोला था कि हम हरियाणा और राजस्थान को ये बोल रहे हैं कि हमसे पानी लो। हालांकि हरियाणा में ये देखा जाता है कि वहां पे हमेशा पानी कम रहा है, वो मांग करता रहा है। हाँ। बारे में अगर जी बिल्कुल, पानी की तो लड़ाई हरियाणा पंजाब की रही है और कहीं ना कहीं राजनीतिक लड़ाई ज्यादा है। Hello guys, welcome back to our channel once again, Chit and Chat. Thanks for joining us on this episode. I hope you all are doing great. So आज के जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर रूबल संधू, ये एक एक्टिव पॉलिटिशियन है स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर। डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़ से एज एन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। अभी करंटली ये एनएसयूआई के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पानीपत में प्रेसिडेंट हैं। सो आइए आज इनसे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानना चाहेंगे और हरियाणा स्टेट की राजनीति के बारे में इनसे आज बात करेंगे। सो हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चिट एंड चैट की पूरी टीम का और आपके व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम मेरी। राम राम। तो जैसे कि आपने बताया कि आप डीएवी कॉलेज से वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। अगर देखा जाए तो चंडीगढ़ के अंदर बच्चों की सबसे पहली पसंद जो एडमिशन की होती है वो डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़ ही होती है। ऐसी क्या लेगेसी है कि बच्चों को सबसे पहली पसंद डीएवी कॉलेज ही रहती है कि हमें डीएवी कॉलेज में एडमिशन चाहिए? देखिए, डीएवी अपने आप में एक लेगेसी है। मैं हमेशा बात करता होता हूँ, जब भी चंडीगढ़ में अगर कोई बात करे स्टडी से रिलेटेड तो पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम सबसे पहले आता है। हाँ जी। लेकिन मैं लोगों को बोलता भी हूँ कि डीएवी भी किसी चीज से कम नहीं है। कितने लेजेंड्स डीएवी से निकले हैं, कपिल देव जी, युवराज जी, कैप्टन विक्रम बत्रा जी, और रिसेंटली मनु भाकर जी हमारे मेडल जीत के लेके आई थी हमारे लिए, देश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने आप में ही एक लेगेसी है, वहाँ की हर दीवार एक हिस्ट्री है और हमारे लिए तो डीएवी कॉलेज एक इमोशन है। जब भी मैं अपने बारे में बताऊं, कभी भी मैं चाहे रात को 12 बजे चंडीगढ़ आऊं, सबसे पहले मैं डीएवी कॉलेज के बाहर जाता हूं। एक इमोशन हमारा जुड़ा हुआ है और कोई भी स्टूडेंट वहां पढ़ रहा है, वहां से पास आउट है, कभी भी चंडीगढ़ आएगा तो डीएवी कॉलेज जरूर जाता है। इतनी इमोशंस और वो लेगेसी जो डीएवी की है वो भूल नहीं सकते हम सभी। आप वाइस प्रेसिडेंट से आपका जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका प्रेसिडेंट बनने का सफर के बारे में अगर आप बताना चाहो कि वो कैसे बने, और अगर किसी को, अगर मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, अगर उसको इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ प्रेसिडेंट मिलना है या वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो वो कैसे बन सकता है? देखिए, मैं अगर यहाँ चंडीगढ़ की या कहीं की भी बात करें, कुछ लोग अपनी राजनीतिक सफर ही पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शुरू करते हैं, चाहे उसमें एनएसयूआई हो, एबीवीपी हो, कोई भी संगठन हो। हमने एक स्टूडेंट पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट किया था। फैमिली बैकग्राउंड मेरा शुरू से ही कांग्रेसी है, विचारधारा हमारी कांग्रेसी है। तो यहाँ से स्टूडेंट पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट किया, जीते, काम किया। उसके बाद फिर मैं एनएसयूआई संगठन में एक्टिव हो गया और संगठन ने मेरे को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी दी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं एनएसयूआई की तरफ से जिस स्टेट में इलेक्शन ही नहीं होते हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के इलेक्शन ही नहीं होते हैं। जी जी। तो आप उसमें एज एन प्रेसिडेंट क्या कार्य करते हैं, आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और देखा जाए तो और कोई ज्यादा पार्टीज उस तरफ एक्टिव भी नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, आप पूरे हरियाणा में देखोगे एबीवीपी कहीं पर भी एक्टिव नहीं है। अगर पूरे हरियाणा में आप देखोगे स्टूडेंट एक्टिविस्ट के नाम पर कोई पार्टी है तो एनएसयूआई है सिर्फ। और सबसे बड़ा चैलेंज भी हमारे लिए यही है।
अगर जहाँ पर भी कंपटीशन होता है तो वहां पर एक्टिविज्म बढ़ता है, वहाँ बिल्कुल। कंपटीशन कोई नहीं है। बिल्कुल। कॉलेजों में बच्चों को स्टूडेंट एक्टिविस्ट का मतलब ही नहीं पता कि क्या होता है, स्टूडेंट एक्टिविज्म क्या होता है। और दूसरी रही बात, चैलेंज बहुत बड़े हैं वहां पर। यहाँ पर हम देखेंगे इलेक्शन होते हैं तो बच्चे समझते हैं कि भाई स्टूडेंट वेलफेयर के लिए हमें काम करना है, ना कि कुछ और। वहां पर कंपटीशन नहीं है। एक्टिविज्म बच्चों के अंदर पैदा करना बहुत ज्यादा बड़ा हमारे लिए चैलेंज रहता है। लेकिन फिर भी किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पूरे हरियाणा लेवल पे या पानीपत में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहां पर सबसे पहले एनएसयूआई खड़ी मिलती है, हम खड़े मिलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई सोशल मुद्दा भी है तो उसके लिए भी एनएसयूआई सबसे आगे वहां पर अवेलेबल मिलेगी आपको पूरे हरियाणा में। तो मुझे ये जानना है, जैसे अगर मान लो हरियाणा में कॉलेज में कोई वो नहीं हो रहे, इलेक्शन नहीं हो रहे, तो स्टूडेंट की हक की बात कौन रख रहा है? अगर मान लीजिए अगर स्टूडेंट के वहां पे भी कोई इशू होते होंगे स्टूडेंट लेवल पे, उनकी हक की बात कैसे रखी जाएगी? देखिए, मैं बता ही रहा था आपको, एनएसयूआई की टीम पूरे हरियाणा में एक्टिव है। अगर किसी भी जिले का कोई कॉलेज है वहां पर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो एनएसयूआई की टीम को कांटेक्ट कर सकता है। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, पूरी हमारी कमेटी है, जनरल सेक्रेटरीज है स्टेट के, तो किसी भी आप टीम मेंबर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल मिलेगा। लेकिन जो सबसे मेन मुद्दा है हरियाणा में, जो स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन नहीं होते तो बच्चों को अपने स्टूडेंट राइट्स ही नहीं पता है। कोई फीस बढ़ रही है, कुछ चीजें उनके ऊपर थोपी जा रही है। कह रहा हूँ कि अगर कोई फीस बढ़ रही है, कोई इशू है, तो वो कैसे रिजोल्व करेंगे? तो वो उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमें ही जाना पड़ता है। हम अपनी कमेटीज भी बना रहे हैं कॉलेजेस की, जो एनएसयूआई की पूरी टीम कोई फीस हाइक होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आगे लड़ेंगे भी। लेकिन उसी बात पे मैं फिर से आता हूँ, अगर स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन होते तो वहां पर स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी होते, वह उनके लिए लड़ते भी और आगे उनकी प्रॉब्लम होती तो सोल्व भी होती। तो एज ए प्रेसिडेंट आपको नहीं लगता कि आपको सरकार के सामने बात रखनी चाहिए कि वहां पे इलेक्शन वापस से रीस्टार्ट कराया जाए, ताकि यूथ के अंदर इलेक्शंस को लेकर उनके अंदर जागरूकता फैले, उनके अंदर अवेयरनेस आए कि इलेक्शन होते क्या है, कैसे होते हैं, हमारे हक की बात हम कैसे रखें? नहीं, ये हम निरंतर कोशिश में रहते भी हैं और करते भी हैं। अभी हम विधानसभा घेराव करने की भी पूरी हमारी कोशिश थी, अभी नहीं हो पाया, आगे करेंगे। विधानसभा घेराव भी करेंगे इस चीज के लिए लेकर कि छात्र संघ के जो चुनाव है उनकी बहाली होनी चाहिए, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होने चाहिए, ताकि बच्चों की हक की आवाज वहां पर स्टूडेंट्स उठा सके और स्टूडेंट एक्टिविज्म हरियाणा में बढ़ सके। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे भी आपने हरियाणा की बात करी, एनएसयूआई कांग्रेस की एक सब पार्टी है। देखा जाता है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अगर डूसू में भी इलेक्शन होते हैं तो वहां पे भी जाते हैं। ऐसा क्या रीजन है कि कांग्रेस हरियाणा में नहीं आ पाई? आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कि कांग्रेस हरियाणा में अपनी सीट नहीं बना पाई, अपना सीएम नहीं खड़ा कर पाई? देखिए, आज भी अगर विपक्ष की बात करें तो सबसे मजबूती में कांग्रेस है हरियाणा में, लेकिन जो सरकार नहीं आ पाई, ये बीजेपी के जो षड्यंत्र थे उनके कारण ये काम हुआ। आप देखोगे 2024 से पहले जो बीपीएल कार्ड्स थे, हाँ जी, उनमें निरंतर बढ़ोतरी होती है 10% की। उसमें 10 लाख से ज्यादा लोग थे, और जैसे ही लोकसभा चुनाव हुआ, फिर विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद जब दोबारा से रिवीजन हुई कि देखा गया कि कौन लोग जनरली बीपीएल कार्ड में होने चाहिए और नहीं होने चाहिए, 10 लाख लोगों को फिर से निकाल दिया गया। और 0.1% से भी कम मार्जिन था हमारा वोट परसेंटेज का, 0.85% वोट हमें कम मिला हरियाणा में। वो 10 लाख लोग ही अगर कांग्रेस को वोट करते तो आज सरकार हरियाणा में कांग्रेस की होती। तो आप मानते हैं कि हरियाणा में जो राजनीति है वो दो दबकों पे चलती है, एक जाटों का दबका, एक दूसरा दबका है, और वही दो दबके सीएम बनाते हैं। अगर उन्हीं की वोटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग सीएम बनता है, उनकी वोटिंग के अकॉर्डिंग सीएम बनता है। देखिए, आप 2014 से पहले देखोगे तो हरियाणा में 36 बिरादरी का भाईचारा था। हाँ जी। उसके बाद से 35 बनाम 1 का नारा दिया गया बीजेपी के द्वारा। बीजेपी कहीं भी देश में जाती है तो फूट डालो राज करो, अपनी राजनीति वहां पर लागू करती है। हरियाणा में जाट वसीज 35 कर दिया। आप कहीं वहाँ गुजरात में जाओगे तो पटेल वसीज सब कर दिया। ऐसे राजनीति बीजेपी करती है, तो यही उन्होंने हरियाणा में किया। इससे पहले कभी सुना था जाट वसीज नॉन जाट? 2014 के चुनाव हुए, उसके बाद जाट वर्सेस नॉन जाट, 35 बनाम 1, ये सब भी बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा है। हाँ जी, मैं इसी से आगे पूछना चाहूंगा, जो आप कह रहे हो कि वो फूट डाल रहे हैं। हम इवॉल्विंग देश है अभी,
ठीक है। अब हम जो यूथ है वो आजकल जातिवाद में नहीं मानता, पर हमने कहीं ना कहीं ये देखा है कि अगर हरियाणा के अंदर गुज्जर बिरादरी, जाट बिरादरी, ये काफी देखा जाता है। तो इसके ऊपर आप कैसे देखते हैं इस चीज को, और आप कैसे सॉल्व करना चाहोगे अगर कोई जातिवाद को लेके आज भी यूथ बोल रहा है? क्योंकि हमें एज एन इंडिविजुअल आगे आना चाहिए, ना कि जातिवाद को लेके। तो आप उसको कैसे सॉल्व करना? इसके लिए आप कैंपेन चलाते हैं कॉलेज में स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कि हमें जातिवाद के ऊपर ना जाके एक अच्छा पढ़ा लिखा नेता चाहिए जो कि अपनी स्टेट में सुधार ला सके। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है उसकी कोई जाति नहीं होती जी। और मैं मानता हूं अगर हम कहीं जाति की बात भी कर रहे हैं तो वो भी जातिवाद है। सेकुलर देश है हमारा, हिंदू मुस्लिम सभी यहाँ पर बसते हैं और इसी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी शुरू से लड़ती आई है। लेकिन जो ये मैं दोबारा से वही बता रहा हूँ, जो बीजेपी कर रही है कि 36 बनाम 35 बनाम 1 कर दिया, तो इस तरीके से राज करके लोगों के बीच में, ये मैं मानता हूँ निरंतर गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। ये नहीं होना चाहिए देश में। जो 36 बिरादरी का भाईचारा है वो बना रहना चाहिए और इसी की हम कोशिश भी करते हैं। और इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम भी देख, आप भी देखोगे, मैं भी देखोगे, सबके दोस्त होते हैं, सभी जाति के दोस्त होते हैं। जी। क्लास हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सभी के दोस्त होते हैं। आपके भी रहे होंगे, मेरे भी रहे हैं। लेकिन जब बड़े लेवल पर मीडिया में दिखाया जाता है तो मीडिया में दिखाने की चीजें, तो लोगों को बांटने की चीजें हैं। इन चीजों में लोगों को विश्वास तो नहीं करना चाहिए। प्रेसिडेंट, आप हरियाणा में इसको कैसे कम कर रहे हो, या इसके खिलाफ कैसे आवाज उठा रहे हो, या इसको कम करने के लिए आप क्या कर रहे हो? निरंतर हम जैसे बैठते हैं, सभी समाजों में बैठते हैं, सभी के साथ आना जाना हमारा है, घरों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, एक दूसरे के घर का खाना भी खाते हैं और इसी से हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसे ये चीजें आगे ना बढ़े। और निरंतर सोशल मीडिया पर भी हम कैंपेन चलाते रहते हैं कि भाई जातिवाद, और मैं तो मानता हूं कि भाई धर्मों के बीच में भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आपने अभी रिसेंटली मीडिया की बात करी, आप इंडियन मीडिया को कैसे देखते हो? देखिए, रिपोर्टिंग तो जो है, उसको कैसे देखते हो? देश का दुर्भाग्य है ये। तो 2024 की आप फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट देखोगे हाँ जी। तो इंडियन मीडिया आउट ऑफ 180 कंट्रीज 159 पे इंडिया का रैंक है। ओके। तो कितना ज्यादा दुर्भाग्य है ये भारत का कि आपका 160 पे रैंक है आउट ऑफ 180 और पॉपुलेशन में हम 1 नंबर पे हैं। हम देश में डंका बजाते हैं, विश्व गुरु बन गए, मीडिया आपका 160वें नंबर पर पड़ा है। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये। और मैं मानता हूं कि भाई कोई भी सरकार अगर सत्ता में है तो विपक्ष का रोल सबसे जरूरी मीडिया का होता है। मैं तो थैंक यू करना चाहूंगा आप जैसे और भी भाई जितने यूट्यूबर्स हैं जो देश की जनता तक सच्चाई पहुंचा रहे हैं, उनका तो सबसे बड़ा धन्यवादी हूं मैं। और बाकी अगर आप ये टीवी मीडिया की बात करोगे तो ये तो सारा दिन प्रोपेगेंडा परोसने पर लगे हुए हैं, झूठ परोसने पर लगे हुए हैं। अब पीछे ही पुलवामा अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इन्होंने तो रात लाहौर जीत लिया था टीवी पर देखे, और सुबह देखे तो सीज फायर। तो कितना बड़ा झूठ। और मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा बड़ी संख्या हमारी भारत की जो अभी भी अनपढ़ है, वंचित है अपने सोशल मीडिया से, यूट्यूब से। वो तो टीवी देखती है, वो तो उनके आगे तो पूरा झूठ परोसा जा रहा है। तो कितना बड़ा अभी दुर्भाग्य आपने है। प्रोपेगेंडा की बात करी, अभी एक ना राहुल गांधी जी ने कंसर्न उठाया था वोट चोरी को लेकर। जी बिल्कुल। तो उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन था उन्होंने बोला कि आप सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, आपका नैतिक अधिकार है, आप वहां जाके आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपके पास प्रूफ्स है। जी। आप भी एनएसयूआई से कहीं ना कहीं कांग्रेस से ताल्लुकात जी, रखते हैं, जी, तो जी। इसके अंदर पार्टी क्यों नहीं जा पा रही है सुप्रीम कोर्ट तक? जी बिल्कुल जाएंगे। और चोर की दाढ़ी में तिनका तो आपने सुना ही होगा। अगर आप मानिए कि मैं कोई गलती करता हूं, आप भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी सरकार की तो बॉडी है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अगर वो कोई वोट चोरी कर रही है, राहुल गांधी जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी किया, तो बीजेपी को भी बोलना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये गलत है। बीजेपी क्या बोल रही है? नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। पर बीजेपी पे तो अपनी स्टेट्स के लिए कर्नाटका का वो डेटा लेके आए थे, कर्नाटका में तो ऑलरेडी कांग्रेस है। कांग्रेस है और फिर भी क्वेश्चन उठाया। ये देखो ना कितनी बड़ी बात है। और उसका जवाब दे रही है बीजेपी। बीजेपी से तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं। बीजेपी को तो साथ देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो भाई आप भी साथ आओ। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है,
अगर उसको लगता है कि भाई ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि भाई आप डाटा भेज दीजिए, हम देखते हैं। हाँ जी। अगर उनको लगता है ये गलत है तो क्लियर वर्ड्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों नहीं बोलते आप झूठ बोल रहे हो या ये गलत है? या ऐसा तो कहीं भी नहीं बोला उन्होंने। मेरे ख्याल से ईसी के जो चीफ थे उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उन्होंने यही बोला था कि हम इस चीज की पूरी जिम्मेवारी लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट अगर फिर भी कहीं पे कुछ एरर है आपको लगता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। अगर वो जिम्मेवारी ले रहे हैं तो वो जिम्मेवारी से ये भी तो बोल सकते हैं जो डाटा राहुल गांधी जी ने दिखाया वो गलत है, तो ये क्यों नहीं बोल रहे? कितनी बेहुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी, कितने इलॉजिकल बातें उन्होंने करी कि भाई हम कैमरास का डाटा नहीं दे सकते, हम अपनी माता बहनों की फोटो थोड़ी उसमें दिखाएंगे। कौन सी फोटो दिखती है भाई उसमें? फिर तो कैमरा तो वो कैमरा ही लगाना वहां पर बंद कर दो। और आपको ऐसा ही इतनी प्राइवेसी की वो है कि भाई माता बहनों की प्राइवेसी लीक हो रही है तो कल को आप बोलोगे माता बहनों को वोट डालने भी मत भेजो, उनको घर पर ही बिठा लो। कितनी बेहुदा। और एक देखिए इंडिपेंडेंट बॉडी होने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना बड़ा पद है पूरे भारत का, वहां पर बैठा चीफ ऐसी बातें कर रहे हैं, इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है या आगे अगर वो वोट चोरी का ये जाता है तो आपको क्या लगता है पूरे देश में वापस से रिसर्चिंग होनी चाहिए इसके लिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और एक सॉफ्ट डाटा होना चाहिए जो कंप्यूटर से एनालाइज हो सके। अब ये फिजिकल कॉपीज देते हैं, आपने फोटो भी देखी होगी कितना बड़ा वो ढांचा था पेपर्स का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो पूरे देश में कितने पेपर्स होंगे, कितने ज्यादा। तो उसका क्या इलेक्ट्रॉनिक डाटा नहीं होना चाहिए जिससे अगर उसकी रिवीजन होनी है तो वो 10-15 मिनट में हो सके? तो क्यों नहीं देता इलेक्शन कमीशन ये डाटा? और जो रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो एक एक्टिविस्ट है वो लेकर गए भी 2 लोगों को जो कि जीवित थे और उनका उसमें वोटर कार्ड में था कि भाई ये लोग रहे नहीं है, लोग रहे नहीं है। हाँ। सो कहीं ना कहीं तो एरर है। बिल्कुल है। और देखो अगर जब तक इलेक्ट्रॉनिक डाटा नहीं होगा तो एरर के चांसेस बढ़ते ही जाएंगे। अब हमें क्या पता दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन वोटर है कौन नहीं है। चलो अभी हम रहते हैं हरियाणा में रहते हैं तो गांव में रहते हैं तो आसपास के लोगों का पता होता है। कोई दिल्ली जैसी है कोई कॉलोनी है उसमें हमें क्या पता साइड वाला पड़ोसी कहाँ से आया है, ये यहाँ का वोटर है भी या नहीं है, तो कितना बड़ा इफेक्ट डाल सकते हैं वो वोटर। आपसे यही जानना चाहूंगा अभी जैसे हरियाणा में ना डिजिटलाइजेशन की आपने बात करी ब्रदर ने, रूरल एरिया और जो एक गांव का एरिया और जो सिटी वाला एरिया है वो एक लेवल पे नहीं है, ना तो मेडिकल में देखा जाए, स्टडी में देखा जाए और अगर स्पोर्ट्स में देखा जाए वो एक लेवल पे नहीं है। कहीं ना कहीं शहरों में ज़्यादा तरक्की और गाँव में थोड़ा अभी भी पिछड़ा इलाका माना जाता है। इसके लिए आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या चेंजेस करने चाहिए एज एन, जैसे अभी आप एक्टिव स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हैं तो? देखिए अभी धीरे धीरे चीज़ें तो अच्छी हो रही हैं और होनी भी चाहिए आगे, लेकिन जो सबसे पहले तो अपना एजुकेशन सिस्टम है, जो स्कूल या कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गांव के पास कॉलेज है या सरकारी स्कूल है तो उनके अच्छे से रेनोवेशन कराकर अच्छा एजुकेशन पॉलिसी वहां पर लाएं ताकि और अच्छा हो जाए। और ये एक मानते चलो सोशल मीडिया या जो आगे आ रही हैं एआई, इसे गांव वाले बच्चों का अगर जिसने पढ़ना उसके लिए तो बहुत बेनिफिशियरी है। यूट्यूब है, मैं मानता हूँ इंटरनेट से बहुत सारी चीजें आसान भी हो गई, जिसे पढ़ना है तो उसके लिए एक अवेलेबिलिटी हो गई है, लेकिन और अच्छी होनी चाहिए। कॉलेज तक, हर गांव तक स्कूल कॉलेज तक पहुंचना चाहिए। आपका क्या यही रीजन था कि हरियाणा से होने के बावजूद भी आपने चंडीगढ़ सिलेक्ट किया पढ़ने के लिए क्योंकि वहाँ एजुकेशन मॉडल अच्छा नहीं था? जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो ये रहता ही है कि भाई एक्सप्लोर, मैं मानता हूँ हर बच्चे को एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। वो किसी भी, कोई चंडीगढ़ भी है उसने 12th करी है तो मैं मानता हूँ कॉलेज के लिए उसको कहीं बाहर जाना चाहिए, दिल्ली जाओ, गुड़गांव जाओ या फॉरेन जाओ, ताकि आप और लोगों से मिल सके। अब मैं हरियाणा में पढ़ता तो शायद वहाँ के लोगों से मिलता, अब मैं यहाँ आया तो पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, मणिपुर, लेह लद्दाख, हर तरह के बच्चे से हम यहाँ पर मिले तो इंडिया की डाइवर्सिटी का पता चला कि भाई कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ पर बसते हैं, क्या क्या सोच है, कैसे कैसे रिमोट एरिया से वो आ रहे हैं। तो एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए हर बच्चे को।
तो अभी जो ना पंजाब में फ्लड की सिचुएशन है, उसमें हम भगवंत मान जी ने बोला था कि हम हरियाणा और राजस्थान को ये बोल रहे हैं कि हमसे पानी लो। हालांकि हरियाणा में ये देखा जाता है कि वहां पे हमेशा पानी कम रहा है, वो मांग करता रहा है। हाँ। तो इसके ऊपर आपके क्या, क्योंकि आप हरियाणा से हो, वहां की मिट्टी से जुड़े हुए, वहां के लोगों को जानते हो, तो उसके ऊपर आप बताना चाहो और पंजाब के फ्लड की सिचुएशन के बारे में अगर जी बिल्कुल, पानी की तो लड़ाई हरियाणा पंजाब की रही है और कहीं ना कहीं राजनीतिक लड़ाई ज्यादा है। हाँ जी। कहीं एक ना हो जाए, लोगों को लड़ाने की लड़ाई ज्यादा है। तो SYL पे पूरा मुद्दा चला पीछे तो भगवंत मान जी ने जो बोर्ड है SYL का, उसका जो अधिकारी था उनको तक कैद बना लिया था आम आदमी पार्टी वालों ने। अच्छा, कि वो पानी ना दे सके लीगली। हाँ दूसरी स्टेट्स को। हाँ, और तो चलो, लेकिन ये अभी आपदा का है, इसमें अवसर नहीं ढूंढना चाहिए लोगों को। अभी पंजाब में फ्लड है तो उनकी पूरी हेल्प करे, पूरी NSUI टीम भी, यूथ कांग्रेस भी पूरे अपने दिल जान से लगी हुई है कि भाई जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन जितनी भी नीडी पीपल्स है उन तक जरूरतमंद सामान पहुंचाया जाए। SYL की आपने बात करी, रेगुलेट कौन करता है इसकी? रेगुलेट का मतलब मेरा ये है कि SYL स्टेट को कितना पानी देना है, इसमें से नहीं देना है, इसको कौन रेगुलेट करता है, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट? ये मेरे ख्याल से इसका मेरे को भी पूरा आइडिया नहीं है कि कैसे। वैसे तो बोर्ड है जो SYL का पूरा, वहीं से होती थी चीजें। अभी पीछे वो रिवाइज भी हुआ, उसका पूरा जो अमेंडमेंट हुई उसमें थोड़ी बहुत ही, जो पानी पहले ज्यादा जाता था उसको थोड़ा थोड़ा घटाया भी गया था, हरियाणा दिल्ली राजस्थान में जो जाया जाता है। क्या आप पारिवारिक तौर पे खेती बाड़ी के साथ ताल्लुकात रखते हैं? जी बिल्कुल, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। मेरे दादाजी भी फार्मर थे, मेरे पापा जी ने भी, फादर साहब ने भी मेरे फार्मिंग की है, अभी भी हम करते रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है पिछले 4-5 साल में, ग्राउंड लेवल पे जो पानी था वो बहुत कम था, वो बहुत नीचे चला गया था। गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि चावल की खेती नहीं की जाएगी। हाँ। खेती से रोक लगा दी थी। और सबसे बड़ा जो उत्पाद भी होता था, जो अगर देखी जाए प्रोडक्शन की चावल की, वो हरियाणा से ही होती थी। और वो जो कंजप्शन करती थी, जो कंज्यूमर थे, अलग अलग स्टेट्स थी। उस क्राइसिस को कैसे हैंडल किया है अब तक, और आगे कैसे हैंडल किया जा सकता है? देखिए, हरियाणा एक मास प्रोडक्शन का एरिया, हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, जो धान की भी और गेहूं की खेती मास लेवल पर करता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं समस्या MSP पे भी आती है। जी, मैं भी मानता हूं कि किसानों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा शिफ्ट होना चाहिए, मॉडर्न फार्मिंग भी करनी चाहिए। मेरे साथी हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं, उनके पारिवारिक लोग भी अब मॉडर्न फार्मिंग कर रहे हैं, जो पॉली हाउस टाइप, जिसमें सब्जियां, अलग अलग तरीके की फल फ्रूट वो लगाते हैं, और उससे कहीं ना कहीं फायदा ज्यादा भी होता है। तो और जो आने वाले लोग, चाहे हम भी हैं, कल को अगर कोई हम बिजनेस नहीं किया है, कुछ नहीं किया, तो फार्मिंग करेंगे बिल्कुल अच्छे से, और मॉडर्न फार्मिंग की साइड जाएंगे, और जाना भी चाहिए। एडवांस फार्मिंग पंजाब में ज्यादा है, हरियाणा में नहीं है, क्यों? वहाँ पे ज्यादा नहीं जा रही है, वहाँ भी जा रही है। हाँ हाँ, कुछ चीजें दिख जाती है, कुछ नहीं दिखती। लोग कर रहे हैं, हरियाणा में भी काफी कर रहे हैं। एक हमने देखा जाता है कि जो हरियाणा में जो इंडस्ट्री एरिया है, वो बेसिकली माना जाता है गुड़गांव को। उसके अलावा हरियाणा में इंडस्ट्री एरिया नहीं देखा जाता कहीं और। तो उसके ऊपर आप क्या सोचते हो कि मतलब इसी क्वेश्चन को ना, पानीपत, फरीदाबाद, यहाँ से इंडस्ट्री शुरू हो जाती है और गुड़गांव तक जाती है। दूसरा एरिया देखा जाता है फार्मर्स का देखा जाता है। इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है? क्योंकि फार्मर को चाहिए जमीन, और इंडस्ट्री वाले आके कहते हैं कि आप हमें अपनी जमीन दो, इंडस्ट्री लगाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री आएगी, आई थिंक तभी वहां पे रोजगार पैदा होगा, वहां के लोग एम्प्लॉयमेंट लेके आ पाएंगे। तो उसके ऊपर आप बता सके तो। मैं मानता हूँ इंडस्ट्रियल हब है पूरा। पानीपत से मैं आता हूँ, तो टेक्सटाइल का सबसे बड़ा हब अगर पूरे एशिया में देखे जाए तो पानीपत है जी। तो मैं मानता हूँ जो नई और चीजें, मारुति आई अभी जी, दोबारा शिफ्ट हुई, तो जो थोड़े रिमोट एरियाज है, जहाँ गांव ज्यादा है, जींद की साइड है, हिसार में देखे तो जिंदल स्टील्स है, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थोड़े पैरेलली लगानी चाहिए हर सिटी के आसपास, ताकि हर जगह की डेवलपमेंट हो सके। और प्रॉपर एक, मैं मानता हूँ पानीपत में एक समस्या सबसे ज्यादा ये है, प्लान्ड नहीं हुआ। इंडस्ट्रियल एरिया हमारा थोड़ा सा शहर से उस साइड आ गया, थोड़ा इस साइड आ गया, थोड़ा साइड में आ गया, तो चारों साइड से इंडस्ट्रीज से गिर गया पानीपत। तो सिटी प्लानिंग के अंडर हर चीज पहले से ही तय हो तो ज्यादा अच्छा रहे, कि ये रेजिडेंशियल एरिया रहेगा, ये इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा, ताकि बैलेंस भी बना रहे। ऐसे पूरे हरियाणा लेवल पे भी इंडस्ट्रीज पूरे हर सिटी के आसपास हो, ताकि हर जगह की डेवलपमेंट हो सके। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए अभी कुछ 4-5 सिटीज हैं हरियाणा में जहाँ पे इंडस्ट्री है, और उन्हीं 4-5 सिटीज में पोल्यूशन ज्यादा है।
बहुत अगर ज्यादा। उससे प्लान किया जाता करनाल, जींद, अंबाला और यहाँ से लेके जहां तक हरियाणा है वहां तक अगर हर सिटी को इंडस्ट्री दी जाती, एक तो हर सिटी में रोजगार होता, बिल्कुल हर सिटी का यूथ इधर उधर ना जाता, बिल्कुल, बाहर ना बिल्कुल। जाता, वहां काम मिलता उसे, वो अपनी सिटी में रहता, अपने माँ बाप के पास रहता। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने कुछ ही सिटीज में दे दिया, उनको पोल्यूटेड कर दिया, और आपके लिए आपके पास रोजगार का भी एक लिमिटेड सा आपने एरिया बना हाँ दिया। हाँ, तो वही गवर्नमेंट को इस चीज का देखना चाहिए, हर सिटी के आसपास हो तो डेवलपमेंट हर जगह की हो। हम पानीपत में रहते हैं तो गुड़गांव भी जाते हैं तो कोई ज्यादा हमें ज्यादा डेवलपमेंट का नहीं ऐसा रहता कि यहाँ कुछ अलग है। जी, तो हम जी। क्योंकि वो चीजें हम शुरू से देखते आए हैं। अगर हम कहीं जाएंगे नरवाना जींद की साइड, तो बैकवर्ड फील होता है। दो एरिया हो गए, एक तो बहुत ही पीछे वाला एरिया है, हाँ, एक आपने इंडस्ट्री बहुत लगा के आगे। बहुत ही आगे कर हाँ। दिया। तो ये बैलेंस रहती चीजें तो कहीं ना कहीं और ज्यादा अच्छा रहता तो है। जो जैसे जो बैक रह गए एरिया, तो वहां पे देखा जाता है बेसिकली या तो वहां के जो यूथ है या तो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है या बिजनेस की तरफ जाता है, जो कि मतलब कहीं ना कहीं वो स्टेबल नहीं हो पाता। या फिर एक तीसरी चीज देखी जाती है जैसे कि पंजाब का जो यूथ है मोस्टली बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है। ठीक है, तो वैसे ही अब हरियाणा के अंदर कल्चर चल चुका है कि बाहर जाने का। हरियाणा में भी सेम कल्चर है, बाहर जाने का बहुत ज्यादा, गांव के गांव खाली हो गए हैं। डोंकी लगा लगा के। डोंकी लगा के। और जो आप बैकवर्ड एरिया की बता रहे हो, वहां पे लोग बिजनेस की नहीं सोचते, पहले सोचते हैं नौकरी की, दूसरी सोचते हैं खेती की। हाँ जी। बिजनेस तक का तो बैकअप किसी के पास होता ही नहीं है। हाँ जी। और देखिए देश का दुर्भाग्य इतना है कि जो अग्निवीर योजना आई थी, हाँ हाँ हरियाणा में देश की फौज में हर 10वां फौजी हरियाणा से जाता है। जी। तो उनके लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि 4 साल आप सर्विस दो, उसके बाद ना आपकी कोई जॉब सिक्योरिटी, ना कोई फ्यूचर सिक्योरिटी, जी। फ्यूचर में आप क्या करोगे कोई प्लानिंग नहीं। जी। और मैं कहूंगा कि देश में अगर बॉर्डर पे जंग लड़नी है तो वो ठेकेदारी से तो लड़ नहीं सकते कि 4 साल का हम कॉन्ट्रैक्ट करा लेंगे और उसके बाद उनको छोड़ देंगे। अगर कोई फौजी तैयार भी होता है उसको 1.5-2 साल लग जाते हैं ट्रेनिंग के अंडर ही। तो आप उनको, ये अग्निवीर तो एक मतलब बहुत ही दुर्भाग्य है देश के लिए। इतनी ज्यादा इंडस्ट्री होने के बाद भी हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? जैसे इंडस्ट्री तो अच्छी खासी है एज कम्पेयर टू पंजाब, हरियाणा में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और रोजगार की चांसेस भी हरियाणा में बहुत ज्यादा है। चाहे आप आईटी टेक की बात कर लें, चाहे आप नॉर्मल इंडस्ट्री की बात कर लें, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों ज्यादा है? देखिए, अगर पंजाब से कंपेयर करें तो बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन वैसे अगर पूरे देश की पॉपुलेशन के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। तो वो हमें और ज्यादा करनी चाहिए। पंजाब और हरियाणा का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर वैसे पूरे देश से और बढ़ती हुई अपनी पॉपुलेशन से, डेवलपमेंट से हम देखें तो हरियाणा भी बहुत पीछे है। तो वहां पर जो रोजगार के और अवसर है वो पैदा करने होंगे गवर्नमेंट को कि कैसे कर सकते हैं, तो उस चीज में आगे लाना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे अगर मान लीजिए कि जो हरियाणा का जो बच्चा है वो या तो दूसरे स्टेट में जाके जॉब करता है या फिर उसको कहीं ना कहीं बाहर सेटल होना पड़ता है किसी और में, उसको रोकने के लिए आपकी मतलब अगर आपकी सरकार देखी जाए तो आपकी सरकार कैसे उसको आगे लेके जा सकती है, उसको कैसे रोक सकती है? मैं तो पर्सनली लेवल पे अगर मैं बताऊं तो अगर कोई बच्चा पहले स्कूल में जाता है फिर कॉलेज में जाता है, उसके बाद फॉरेन प्रोग्राम्स होने चाहिए, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होने चाहिए कॉलेज के बाद कि एक सेमेस्टर आप कहीं बाहर कोई सी स्टेट में या किसी कंट्री में लगा के आओ, वहाँ की चीजें देख के आओ। और जो प्रैक्टिकल वर्क है उनका एजुकेशन सिस्टम से ही सारी चीजें डेवलप अच्छे से हो पाएंगी। एजुकेशन सिस्टम हम इम्प्रूव करें, उनको स्किल वर्क सिखाएं कि भाई उनको अभी क्या होता है, कोई बच्चा कॉलेज में गया बीए कर रहा है, उसके बाद वो एमए करेगा। एक भेड़ चाल चली हुई है, बीए कर लेगा, एमए कर लेगा, उसके बाद क्या करेगा? बीए के बाद ही मैं मानता हूँ बच्चे को पता चल जाता है मेरे को फील्ड में किस में जाना है। वैसे 12th के बाद ही होना चाहिए, मेरे को आर्किटेक्ट बनना है, मेरे को एडवोकेट बनना है, मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को टीचिंग लाइन में जाना है, तो वहीं से वो उस चीज की साइड जाए। अब क्या होता है, बच्चा 12th करता है, बीए में लिया एडमिशन, पता ही नहीं क्या करना है। तो ये जो आप कह रहे हो कि जो स्किल सेट देने चाहिए उनको, उनके लिए कुछ ना कुछ कैंपेन लगाने चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उनके लिए फंड देती है? फंड नहीं है, मैं मानता हूँ एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो वहीं से चीजें ठीक तो हो ये स्टेट जाएंगी। गवर्नमेंट के एंड से होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड से? सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड से दोनों काम करेंगे, अगर स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, तो चीजें तो ज्यादा अच्छी आपको नहीं रहेंगी। लगता कि एज एन विपक्ष आपको ये मुद्दा रखना चाहिए आगे? बिल्कुल हम रखते भी हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से ही एजुकेशन पॉलिसी और अच्छे तरीके से हो जाए और साथ के साथ ही स्टेट गवर्नमेंट जो है वो साथ में कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए हर बच्चे के लिए पूरे स्टेट में, तो बच्चा कहीं ना कहीं ग्रो भी करेगा और आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उसको मिलेंगी। आप इस बात से सहमत हैं कि आपकी जो स्टेट है अच्छा खासा टैक्स देती है सेंटर को?
सबसे ज्यादा क्या- देती होगी आसपास। आप पूरे नॉर्थ इंडिया में देखें तो हरियाणा सबसे ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करता है गवर्नमेंट क्या के लिए। उस टैक्स का अच्छे से उपयोग हो पा रहा है जो आपको डेवलपमेंट के लिए, जो आपको फंडिंग मिलनी चाहिए, जो योजनाएं आनी चाहिए, जो नए प्लान्स आने चाहिए, वो मिल रहे हैं? या आप टैक्सेशन सिस्टम को कैसे देखते हैं इंडिया के, उस पर आपकी क्या राय है? जो न्यू टैक्स सिस्टम अभी है, जो जीएसटी के ऊपर आया है, उसके ऊपर आपकी क्या सोच है? वही देश का दुर्भाग्य कितना बड़ा है। अगर मैं पैसे कमाता हूँ तो मैं टैक्स देता हूँ, अगर मैं पैसे कहीं पर खर्च करता हूँ तो मैं टैक्स देता हूँ, कोई मैं चीज खरीदता हूँ तो मैं टैक्स देता हूँ, कोई मैं चीज सेल करता हूँ तो उसके लिए भी मैं टैक्स देता हूँ। और जो चीज पे टैक्स लगा हुआ है उसको खरीदने के लिए फिर से टैक्स, उसको बेचेंगे फिर से टैक्स। तो हर चीज के लिए हम टैक्स पे टैक्स, डबल ट्रिपल टैक्स दिए जा रहे हैं एक ही चीज के लिए। तो आपको क्या लगता है, मान लीजिए अगर कांग्रेस आती है तो क्या टैक्स सिस्टम को कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं? टैक्स सिस्टम रिफॉर्म होना चाहिए, सबसे पहली तो चीज यही कैसे है। हो सकता है, मतलब कैसे देखते हैं आप उसे? वो तो जो मास्टर्स हैं इनमें वो एनालिसिस करेंगे किस तरीके से किस चीज पे कितना टैक्स होना चाहिए और टैक्स डबल ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये कप है, कप जिसने बनाया रॉ मटेरियल खरीदा टैक्स लगा जी। उसके बाद उसने बनाया बेचा उसके टैक्स लगा। मैंने कोई पैसा कमाया उसके लिए मैंने टैक्स दे चुका हूँ, इसको खरीद रहा हूँ फिर से टैक्स दे रहा हूँ। कोई गाड़ी है सेम, उसको जो बनाता है उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदता है उस पे टैक्स, उसको बनाता है बेचता है फिर टैक्स। मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैंने पैसा कमा के टैक्स दिया, फिर वो गाड़ी ली उस पे टैक्स दिया, फिर रोड टैक्स दिया, फिर ये ग्रीन टैक्स दिया, उसको बेचने जाऊंगा फिर टैक्स। तो एक ही टैक्स को हम कितनी बार दे जा रहे हैं, ये चीज भी पर तो ये देखनी टैक्सेशन पड़ेगी। सिस्टम, ये जो भी आप सिस्टम बता रहे हैं तो बहुत पहले से है, ये अभी से तो नहीं है तो कि रिफॉर्म होना चाहिए था ना समय के साथ। अब जैसे बीजेपी वाले डंका बताते हैं हमने रोड सिस्टम इतना अच्छा बना दिया, इतने अच्छे रोड बना दिए, इतना कर दिया। रोड बने हैं लेकिन समय की डिमांड थी। जब गाड़ियां इतनी अच्छी होगी, हम टैक्स इतना दे रहे हैं, तो समय की डिमांड नहीं थी कि भाई पिछले 11 साल में कि रोड बने अच्छे से। तो वैसे ही टैक्स भी रिफॉर्म, टैक्स सिस्टम रिफॉर्म होना चाहिए। अभी रिफॉर्म हुआ है, वो 28 से अब 12 से 18 तक कर दिया हाँ। और उसकी बधाइयां मास्टर स्ट्रोक्स कह रहे हैं कि हमने पैसा कम कर दिया। तो इसका मतलब तो पहले हमसे ज्यादा ले जा रहे थे, पिछले 5-6 साल से तो आप चोरी कर रहे हो हमारे साथ। तो ये चीज भी तो देखनी चाहिए। पहले कोई भी चीज है, मान के चलो वो 80 रुपए की है, हम उसको 90 की बजाय 100 रुपए के बेच रहे हैं, 1 साल तक बेचेंगे फिर उसको 90 कर देंगे, जनता खुश कि भाई 10 रुपए कम कर दिए। अरे वो चीज ही 80 की है, वो तुम्हें बेच 100 की रात 90 की कर दी, तब भी तो 10 रुपए तुम्हें महंगी बेच रहे हैं। बट क्या वो समय की डिमांड नहीं थी कि गवर्नमेंट ने डिफेंस में वो पैसा यूज किया, और डिफेंस में यूज करने के बाद जब पुलवामा अटैक हुआ, वॉर वाली डिफेंस में भी, डिफेंस के लिए भी जो अपना बजट है वो घटाया कम किया सरकार गया ने। है, वो लास्ट ईयर कम किया गया डिफेंस देखो का। तो फिर बट उससे पहले इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी की गई है डिफेंस में। इन्वेस्टमेंट की गई तो फिर वो घटाई क्या क्यों आपको गई? नहीं लगता कि कहीं ऐसा हुआ हो कि जो पिछले इतने सालों से जो कांग्रेस ने राज किया था, कहीं ना कहीं उसको सही करने के लिए हमसे पैसा लिया गया, ताकि जो डिफेंस है, डिफेंस में पैसा लगाएगा, जिन जिन चीजों पे पैसा लगना था वो लगा दिया, अब उनको इतनी रिक्वायर नहीं तो शायद टैक्स रिफॉर्म कर दिया हो, कम कर दिया हो। जो चीजें खराब ही नहीं थी उनका सही करके दिखाने का डंका बजाया जाता है। कुछ भी चीजों की 70 साल पहले ऐसे हुआ था, या अभी दिखाते हैं 70 साल पहले ऐसा था, अब ऐसा कर दिया। उस समय परिस्थितियां क्या थी देश की, वो तो देश टाइम के गैप बहुत ज्यादा हो गया। टाइम गैप और परिस्थिति क्या थी, परिस्थिति 2014 वर्सेस 2024 ले लेते हैं। 2014 हाँ, में ये- अगर हम देखा जाए, आज हम इकोनॉमिकल वाइज फोर्थ पे आ गए हैं, वो फोर्थ पोजीशन में। हाँ। 2014 में हम उस पोजीशन पे नहीं थे। 2014 में अगर आपका खर्चा 1000 रुपए था तो वो आज खर्चा 2300 रुपए है। 130% से वो बढ़ चुका है। 2014 में पेट्रोल का डीजल का प्राइस 50 रुपए था, आज वो 90 से 100 रुपए हो चुका है। कोई दूध का रेट 25 रुपए था, आज वो 60 से 70 रुपए हो चुका है। दालों का रेट भी आप देखोगे, हर चीज का रेट 100 से 130% तक बढ़ चुका है। ये चीज कोई नहीं देखता। वो ये दिखाते 70 साल पहले ऐसे देश में ये परिस्थिति क्या थी, देश कर्ज में था, देश मुक्त हुआ था, कितनी सारी चीजें डेवलप करनी थी हमें। कांग्रेस भी अगर आप कांग्रेस की भी जर्नी देखोगे, 2001 से 2014 की ले लेते जी। हैं, अगर कोई चीज अगर 10 रुपए की थी तो वो 20 तक पहुंची थी, तो इस हिसाब से तो 100% ग्रोथ तो वहां भी आई है। 100% महंगाई तो तब वहां भी गई ना, तो 2014 से 2024 में भी 100% ही ग्रोथ हम आई। ये नहीं कह रहे कि तब चीजें अच्छी थी और अब चीजें अच्छी नहीं है। हाँ। बात यह उस चीज को डंका बजाना कि हमने ऐसा कर दिया कि
70 साल पहले या 20 साल पहले ऐसे था, महंगाई बढ़ी तो आप चीज को उस चीज को एक्सेप्ट करो ना। चीजें एजेंडा बनाया जा रहा है, आप कह रहे हैं एक एजेंडा भी बनाया। अगर मैं एक चीज ये भी देखूं, अगर फॉरेन एग्जांपल देखिए, हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज थी अब काफी बेहतर हुई है पहले से, तो उसको आप कैसे देखते हो? फॉरेन पॉलिसीज का तो देखो, अभी ये पुलवामा पहलगाम अटैक हुआ हमारे ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ जी लड़ाई की स्थिति परिस्थिति बनी, भारत वर्सेस पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान का साथ दिया, टर्की ने खुल के साथ दिया, चीन ने खुल के साथ दिया, भारत का किसने साथ दिया? पर रशिया ने दी, खुल के किसी ने भी नहीं दिया। नहीं खुल के आए थे, रशिया वालों ने बोला था ना, खुल के किसी ने साथ नहीं दिया। कुछ हमारे पास कुछ फाइटर जेट भेजे हो, कुछ आई थिंक इनके पास इनफ था, इंडिया वालों ने। किसी ने भी, मैं आपको बता रहा हूँ, खुल के किसी ने साथ नहीं दिया। पाकिस्तान का फिर भी किसी ने साथ दे दिया, भारत का किसी ने साथ नहीं दिया। और फिर देखते हैं, मैं मानता हूँ देश की सेना एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी सरकार, वो भारत सरकार की बॉडी हो सकती है, बीजेपी या कांग्रेस की बॉडी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही, सही बात है जी जी। जंग लड़ी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अच्छे से मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद बीजेपी कार्यालय के बाहर आप फोटो देखोगे, ऑपरेशन सिंदूर, साथ में मोदी जी की फौज की ड्रेस पहने हुए फोटो। जो फौजी भाइयों ने वहां पर लड़ाई लड़ी, शहादत दी, उनकी कोई फोटो नहीं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है देश के लिए। उस चीज को फौजियों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। एक बात सोचने की ये भी है, चलो हुआ, वो जो लोग आए, आतंकवादी आए, कहां से आए? पुलवामा अटैक हुआ था, यूरी अटैक हुआ था, तो 300 किलो आरडीएक्स कहां से आए देश में, आज तक नहीं पता। बट अगर इसको अगर थोड़ा सा अगर इसको हम ओपनली बात करें अटैक्स के बारे में जम्मू कश्मीर में, 2014 से ही बात कर लेते हैं, तो तब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, बैक टू बैक रही है। उस टाइम अटैक्स होते थे, ना तो जवाब दिया जाता था और कंटिन्यूअसली होते थे। मैं मानता हूँ जवाब भी दिया जाता होगा तो वो बेचा नहीं जाता था, दिया ही नहीं जाता था, दिया नहीं जाता था मेरे हिसाब से। हमारा कहना, दिया भी गया होगा तो वो बेचा नहीं जाता था। मैं आपको सच्चाई ये बता रहा हूँ। नहीं, अगर अभी कुछ थोड़ा सा भी होता ना तो उस चीज को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। मैं अभी बता रहा था, मीडिया ने तो कराची और लाहौर पर कब्जा कर लिया था रातों रात। हाँ। तो उस चीज को बेचने में ज्यादा माहिर है ये लोग। चीज होती कुछ है और दिखाया कुछ जाता है। अभी मैं आपको 15 अगस्त के बारे में बात बताता हूँ। इंडिपेंडेंस डे था, सभी ने खुशी से मनाया होगा। हाँ जी। 14 अगस्त को हरियाणा बीजेपी के हैंडल से एक वीडियो डलती है कि 14 अगस्त को विभाजन हुआ, कांग्रेस की वजह से हुआ, नेहरू जी की वजह से हुआ, हिंदू मारे गए, सिख मारे गए। तो मतलब क्या प्रोपेगेंडा आप देश में फैलाना चाहते हो, नफरत फैलाना चाहते हो? हम भी मानते हैं कि विभाजन एक इतिहास का सबसे दर्दनाक पन्ना रहा होगा। तो उस चीज को अब आप दिखा रहे हो। 10 लाख के आसपास लोग मरे थे उसमें विभाजन में। परिस्थितियां ऐसी रही होगी कि विभाजन करना पड़ा। तो ये बोल रहे हैं कांग्रेस की वजह से हो गया। अगर कांग्रेस की वजह से हो गया तो आप उस आजादी की लड़ाई में, विभाजन की लड़ाई में आप क्या कर रहे थे? तब आरएसएस क्या कर रही थी? उस चीज का कोई जवाब है इनके पास? कोई जवाब नहीं है, क्योंकि थे ही नहीं, गई साइड में खड़े थे, देख रहे थे। 1940 में मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग रखी थी और अंग्रेजों ने उस चीज को और आगे बढ़ावा दे दिया। उन्होंने जल्दबाजी में जाते जाते अलग पाकिस्तान भी कर दिया। 10 लाख लोग मर भी गए थे विभाजन में। इसलिए विभाजन हुआ, किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी की वजह से नहीं हुआ था। और जब आजादी की लड़ाई हो रही थी तब कहाँ थी आरएसएस? और अब फैलाने में लगे हुए हैं, इनकी वजह से विभाजन हो गया। अब देश में हिंदू मुसलमान करते हैं, ये विभाजन का भी करते हैं कि ये तो कांग्रेस की वजह से हो गया। अगर विभाजन आप नहीं चाहते थे तो अब जो लोग यहाँ पर हिंदू मुसलमान रह रहे हैं तो उनकी तो एकता बना के रखो। और बात फिर से वो पहलगाम अटैक पे आ जाते हैं। साउथ अफ्रीका के पता नहीं कहाँ विदेशी दौरे पे थे मोदी जी। कि मोदी जी ने विदेशी दौरा कैंसिल कर दिया, रातों रात वापिस आ गए। अगले ही सुबह बिहार में भाषण दे रहे थे, क्योंकि वो बीजेपी का प्रोग्राम था। देश के प्रोग्राम तो ये छोड़ सकते हैं, बीजेपी का प्रोग्राम ये नहीं छोड़ सकते, चाहे कोई भी आपत्ति आए। फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसी बात को कंटिन्यू करता हूँ कि अगर मान लीजिए बीजेपी अगर किसी पार्टी के खिलाफ भी हेट फैलाती है, बीजेपी होगी या कोई भी पार्टी होगी, कांग्रेस के खिलाफ हेट फैलाती है, बट आप एज एन यूथ प्रेसिडेंट हो या यूथ लीडर हो, आप अगर नेता भी बनते हो, तो इस चीज को आप आगे कैसे सुलझाना चाहोगे, यूथ तक कैसे पहुंचाना चाहोगे कि इस चीज को अवॉइड करो और आप देश के लिए देखो? लड़ाई इस बात की नहीं है कि दूसरी पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी या हेट फैलाएगी। फैलाओ,
आप कांग्रेस के खिलाफ भी फैलाओ, आप आम आदमी के आई खिलाफ थिंक भी हमें फैलाओ, पार्टियों से ऊपर आना पड़ेगा। लेकिन देश के लोगों के बीच में हेट मत फैलाओ ना। आप हिंदू मुस्लिम लड़ाई जा रहे हो, आप 35-25 एक करा, लोगों को जो ये लड़ा रहे हैं ना वो गलत है। आप, मैं मानता हूं कि भाई विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, पॉलिटिकल लड़ाई भी हो सकती है, आप लोगों को तो मत लड़ाओ आपस में, ये तो लोगों को लड़वा रहे क्या हैं। आपको लगता है यूथ बहकता है इस चीज से? बिल्कुल बहकता है। Okay. आज की जितनी भी मैं मानता हूँ जेन जी पॉपुलेशन है, हाँ, उनको तो लगता है कि भाई देश आजादी 2014 के बाद हुआ है। मेरे को लगता है और- वो पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे हैं अभी इतना। वो बस रील्स में देख रहे हैं ना, Reels- आधा सच जो परोसा जाता है रील में दिखा देंगे, तब ऐसा हुआ था और अब ऐसा हो गया, 10 सेकंड में 15 सेकंड में, इतिहास तो पता नहीं चलता। नहीं, तो वही है ना, अगर हम एक मीडिया की बात करें, अगर मीडिया अगर कोई सच नहीं परोस पा रहा है, आजकल सोशल मीडिया आ चुका है तो हर कोई अपने हक की बात रख सकता है, तो आप भी अपने हक की बात रख सकते हो क्योंकि सच तो सामने ही रहेगा। बिल्कुल, आप भी बोलोगे, वो भी बोलेंगे, तो आपको नहीं लगता कि हमें एक अच्छी चीज यूथ तक पहुंचानी चाहिए? ये तो आप लोगों को भी, हमको भी, हर एक इंसान को पर्सनली लेवल पे एक अच्छे मैसेज और लोगों को बताना चाहिए, हर एक चीज के बारे में, विचारधारा के बारे में भी, और जीवन क्या है सब कुछ बताना चाहिए। लेकिन जो आईटी सेल बीजेपी का है वो बहुत हेट फैलाने में बहुत माहिर है, वो लगे हुए हैं। लेकिन आप जैसे, हम जैसे, या जो और यूट्यूबर्स हैं, मैं उनका फिर धन्यवाद करता हूँ जो लोगों की आंखें खोल रहे हैं। ध्रुव राठी है जी, देशभक्त करके एक चैनल है, बहुत अच्छे सच्चाई जो है वो सामने लाके रखते हैं लोगों के सामने। तो ऐसे ऐसे मीडिया चैनल्स की तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है और हम सबको मिलके ही ये काम करना पड़ेगा। मैं आपसे ना सिर्फ एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा, पता नहीं वैसे ही बात करते करते आपके साथ दिमाग में आया मेरे। कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है और बहुत मजबूत विपक्ष है, बहुत लंबे समय से, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अभी बनी है, बहुत पहले से बिल्कुल, कांग्रेस है। फिर भी आजादी से पहले से। हाँ जी, फिर भी कांग्रेस को अभी लास्ट कुछ 10-11 सालों से स्ट्रगल करना पड़ रहा है। सिर्फ 3-4-5 स्टेट्स के अलावा किसी अदर स्टेट्स में उनके सीएम नहीं है, सीट्स नहीं आ पा रही हैं। आपको इसमें क्या लगता है कि ऐसी कौन सी रणनीति है, ऐसी कौन सी प्लानिंग कांग्रेस को करनी चाहिए जो वो नहीं कर रही है, या उनको अपना पीएम फेस बदलना चाहिए? क्योंकि अभी तक का जो पीएम फेस देखा जाता है वो राहुल गांधी जी को पिछले 11 साल से देखा गया, जो कि लोग नहीं पसंद कर पा रहे हैं। अगर रियलिटी बेस देखा जाए, अगर पसंद होते तो आ जाते। देखिए, अच्छी चीजें समय लेती हैं। पिछले 11 साल से आप भी ठीक कह रहे हो कि भाई बात आपकी थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। अच्छा। क्योंकि कि नहीं हो पा रहा है। अगर हम देखें पिछले 3 चुनाव थे, पहले 50 से भी कम सीट आई, फिर 50 आई, अब 99 But 99 अगर देखो, वो ग्रोथ देखा तो जाए अलायंस में आई थी आपकी। अलग से। सिर्फ एक हाँ, आपकी अलग सिर्फ कांग्रेस की 99 सीट्स हैं। हाँ, वह टोटली तो बहुत ज्यादा है। हाँ। तो ग्राफ तो देखो बढ़ ही रहा है, लोग तो पसंद कर ही रहे हैं। तो जो आईटी सेल, वही मैं कह रहा हूँ, जो राहुल गांधी जी के खिलाफ, कांग्रेस के पास क्यों नहीं है ऐसा आईटी सेल? मतलब ऐसा अगर आपको क्या- पता है कि और उनके पास आईटी सेल है। जो रूलिंग पार्टी होती है, देखो पैसे की तो कोई कमी है नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला आप मुद्दा देख सकते हैं, उसमें भी 6,000 करोड़ से ज्यादा चंदा तो बीजेपी ने लिया हुआ था, और परोसा कि भाई कांग्रेस ने 900 करोड़ ले लिया, 600 करोड़ ले लिया, खुद इतना ज्यादा लेकर बैठे हैं तो भी कोई मुद्दा नहीं। तो पावर में है तो उसका मिसयूज तो ये बिल्कुल कर ही रहे हैं। एक तो मुद्दा ये भी है, और जो कांग्रेस ग्रो करी जा रही है, अब आप हरियाणा में भी देख लो, 5 लोकसभा सीट भी आई, और वोट परसेंटेज अगर विधानसभा में देखोगे तो 0.1 से भी कम हो रहा। तो लोग तो जागरूक हो चुके हैं। अभी तो जो इनका षड्यंत्र है वो धीरे धीरे टूटेगा। आपको नहीं लगता वैसे कि देश डिक्टेटरशिप की साइड जाता जा रहा है? डिक्टेटरशिप की जगह ना, मुझे लगता है जो सोचने की जो क्षमता है ना, उसको बाउंड किया जा रहा है। आपको कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, आपके सराउंडिंग कुछ चीजें दिखाई जाती है, ये, और आपका फिर उसके, आपका उन सराउंडिंग्स के नजरिए से आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है कि हाँ ये ऐसे ही है। मेरे को लगता है कि जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है उसके अकॉर्डिंग ना आपका मन बदल जाता है, मन बन जाता है कि हाँ अगर ये चीज है तो हाँ यही होगा, क्योंकि उसके तर्क वितर्क किए बिना आप उसके ऊपर सोचते नहीं हो। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसान बिल आया, आपने उसके ऊपर सोचा नहीं, बट हाँ जो सोशल मीडिया पे चला आप उसी फ्लो में चल जाते हैं। जी बिल्कुल, ये जो आपने बताया ना कि सोचने की क्षमता, उसके ऊपर कैप्चर किया जा रहा है हमारे को। क्योंकि देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, कुछ भी सही को सही और गलत को गलत कहने का हमारा अधिकार है। कुछ ये भी हो सकता है कल को कि कांग्रेस कोई बिल लेके आए, वो मेरे को ना पसंद आए, लेकिन आज के समय पे ऐसी चीजें थोप दी गई हैं, अगर आप बीजेपी के वोटर हो तो वो गलत हो चाहे सही हो, क्षमता रही नहीं सोचने की, पर ये लगता है कि ये सही है, जो बीजेपी कर रही है वो सही है।
अब मेरे को अगर क्या पता बीजेपी कुछ अच्छा करे तो मैं भी उसको अच्छा बोल सकूं, इतना रहा नहीं कि मेरे को गलती बोलना पड़ेगा कि मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ। ये सोचने की क्षमता ही तो नहीं रही ना। इसके रिस्पेक्टिव में इसके अपोजिट में ये भी देखा जाता है, अगर किसी को कोई चीज नहीं पसंद है तो उसके अगेंस्ट धरना भी किया जाता है। अब धरने तक की नहीं रही। अब तो मैं एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ, कहीं पर अगर मैं धरना लगाने आज के समय पे जाता हूँ हरियाणा में, तो सबसे पहले मैं धरने से बाद में उठूंगा, मेरे घर पर ईडी या कोई समन भेज दिया जाएगा। इतनी डिक्टेटरशिप हमारे ऊपर थोप दी गई है, कुछ कर नहीं सकते। किसी को काले झंडे दिखाओ तो आपको जेल में डाल देंगे। एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट का काम होता है, या कोई भी सोशल एक्टिविस्ट भी है तो उसका काम होता है, कोई भी मुद्दा है उसको आपको गलत लग रहा है तो उसको उठाओ, उसके लिए प्रदर्शन करो, जनता तक उस चीज को पहुंचाओ, लेकिन पहुंचाने तक नहीं देते। किसी के खिलाफ आप आज धरना करके देख लो, साथ के साथ उठा के ले जाएंगे, आपके ऊपर FIR कर देंगे, जेल में डाल देंगे, आपके घर पर ईडी भेज देंगे। और ये तो ऐसा नहीं कि भाई हम विपक्ष में इसलिए कि हमारे अगर कोई बीजेपी में रहते हुए बीजेपी के खिलाफ आज बोल दो, उसके घर पर शाम तक ईडी ना जाए तो देख लेना। और कितने ही एग्जाम्पल हमने देखे भी हैं। इसी से संबंधित एक खबर आपके हरियाणा से एक मुद्दा था आज से 2 साल 1.5 साल पहले, ब्रिजभूषण जी का, जी, जिनके खिलाफ धरना भी हुआ था, बोला जा रहा था कि शोषण भी किया गया, कंप्लेंट्स भी हुई थी। उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो उसके बारे में आज तक कुछ रिजल्ट निकला हो? उस धरने पे मैं खुद गया दिल्ली, मेरे को खुद रोका गया, वो बैरिकेड। बाद में रिकॉर्डिंग्स आई हो रहा है कि वो फेक नैरेटिव था एक। नहीं, ऐसा तो कोई रिकॉर्डिंग वगैरह तो कोई नहीं बोला तो था, बाद में सोशल मीडिया पे भी आया था और न्यूज़ में भी आया था, जो फोगाट जी की तरफ से जो कंप्लेंट्स लगाई गई थी वो फेक नैरेटिव था, उनमें कोई सच्चाई नहीं थी। नहीं, वो बैठे थे, बिल्कुल आए थे, लेकिन उन्हीं में से कोई प्लेयर वगैरह की कोई बिल्कुल आई होगी कि भाई इन्होंने ऐसा किया, लेकिन प्रूफ किसी का भी कुछ आया नहीं सामने उस चीज का ना। और अभी भी वो मेरे ख्याल से एक्टिव हैं ब्रिजभूषण जी पार्टी की तरफ से, अभी भी वो मेरे ख्याल से जो उनके बेटे सांसद भी बने हैं। हाँ, बेटे सांसद बने हैं अभी। और प्रोपेगेंडा जो पूरे देश में वैसे बीजेपी के द्वारा फैलाया जाता है, जो ये आज का नहीं है, सबसे पहले मैं ये बता दूं, पहले तो अब तो सोशल मीडिया से ज्यादा फैलाया जाता है, पहले टीवी चैनल के थ्रू ज्यादा फैलाया गया। 2011 में शायद जब ताज पर हमला हुआ मुंबई में, तो एक नैरेटिव वहां पर भी इन्होंने सेट किया, एक प्रोपेगेंडा पूरे देश में फैलाया गया। तो अजमल कसाब जिसने फायरिंग करी, जो उनका लीडर था ताज होटल में हमला करने में, कि उसको बिरयानी खिलाई गई। उज्जवल निकम जी हैं, उनको MP का टिकट भी दिया, मुंबई सीट से हारे, अब राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया उनको। उन्होंने नैरेटिव गढ़ा, पूरे देश में फैलाया कि आतंकवादियों को कांग्रेस द्वारा या पुलिस द्वारा बिरयानी खिलाई गई। उसके बाद उनके ऊपर FIR भी करी और उन्होंने माना भी कि ये फेक नैरेटिव था और ये हमारे द्वारा चलाया गया था। बट इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी तो, एक JNK का टेररिस्ट था जिससे सोनिया गांधी जी मिली थी पिछले साल, मतलब कुछ साल पहले, बाद में, और वो एक्चुअली सभी नेशनल पार्टी और सभी नेशंस की तरफ से वो टेररिस्ट घोषित किया गया था, वो जेल में है। इसके बारे में मेरे को वैसे नॉलेज नहीं है, लेकिन प्रोपेगेंडा ही फैलाया जाता है, किसी के साथ किसी की फोटो वीडियो हो तो भी। और ये तो देखो लाइव एग्जांपल है, अगर उसने प्रोपेगेंडा फैलाया, झूठ फैलाया, पूरे देश में नफरत फैलाई, और आज उसी को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है, तो ऐसे झूठे लोग देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठेंगे, लोकसभा या राज्यसभा में, तो देश का नेतृत्व कैसा रहेगा? तो ये भी एक सोचने का विषय है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके लिए सबसे महंगी चीज क्या है? सबसे महंगी चीज मेरे लिए लॉयल्टी है, किसी इंसान की। और सबसे गलत चीज या माड़ी चीज मैं मानता हूँ चालाकी, कि अगर आप कहीं किसी के साथ बैठते हैं, कोई दोस्ती में, परिवार के साथ, और वहां कोई इंसान चालाकी कर रहा है, तो वो सबसे गलत चीज है। तो आपके जो अभी तक एज एन प्रेसिडेंट रहे हो, तो जो आपके ग्रुप रहे हैं, जो भी जिसको आप लीड कर रहे हो अभी, तो उसके अंदर क्या लंबे समय तक लोग रहे हैं आपके साथ या अलग हुए हैं, ऐसा कुछ हुआ है? अब मेरे आप DAV कॉलेज से लेके आज तक भी देखोगे तो लोगों को भी पता है, कोई अगर इंसान मेरे साथ जुड़ा है तो वो कभी टूटा नहीं है। टूटा भी बाय चांस है तो अपनी गलती से शायद कोई टूट जाए। मेरी कोशिश रही है कभी कोई मेरा इंसान, क्योंकि जैसे आपने लॉयल्टी के बारे में बोला, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ आपके साथ हुआ होगा जिसमें आपने ये बात कही हो। लॉयल्टी भी देखो दोनों साइड से चलती है, एक इंसान लॉयल रहे और दूसरा ना रहे तो चीजें चलती नहीं है। कोई इंसान, कोई भाई मेरे साथ आज तक जुड़े हैं तो आज तक मेरे साथ ही हैं, कोई आज तक मेरे से टूटा नहीं है। टूटा होगा भी तो बाय चांस
कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या अपनी गलती की वजह से टूट जाए तो टूट जाए। मैंने कोशिश करी है कि कोई इंसान मेरे से टूटे ना। पूरी टीम मेरी आज तक मेरे साथ है और आगे भी रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट राजनीति में एक सबसे बड़ी चीज है, मैं मानता हूं जो, कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप इसी लेवल पे अभी जहां आपके साथ 50, 100, 200 लोग जुड़े हुए हैं, इन्हीं के साथ झूठ बोलने लग गए तो आगे लोग आपके साथ जुड़ेंगे कैसे? अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई बीजेपी या अलग पार्टी से ऑफर आता है अच्छी पोस्ट के लिए, तो आप जाना चाहोगे? नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है और मेरी विचारधारा कांग्रेस बट पार्टी। उसमें आपको सेवा करने का मौका मिल रहा है, देश की जनता के साथ जुड़ने का मौका देश की सेवा तो देखो हम बिना पॉलिटिकल पार्टी के भी कर सकते हैं, ये भी मानने की बात है। अगर हम बिना पॉलिटिकल पार्टी के कर सकते तो फिर हम पार्टीज को इतनी बड़ी अहमियत क्यों देते हैं? वही मैं बता रहा हूँ ना, विचारधारा की लड़ाई होती है। ऐसे तो हम देखें तो अगर कॉलेज में भी या देश का नेतृत्व करने के लिए भी अगर देश प्रेम और देश सेवा ही सबका मोटो होता तो सभी रल मिल के किसी एक को बना लेते। अब कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भी हर तरीके की पार्टी होती है, स्टूडेंट पार्टी भी है, पॉलिटिकल भी है, बीवीपी, एनएसयू सभी है। ये विचारधारा की लड़ाई होती है और हमारी विचारधारा एक सेकुलरिज्म की तरफ ज्यादा है कि देश में या हमारे गांव में, शहर में सभी लोग एक दूसरे के साथ रल मिलकर रहे, कोई जाति धर्म के बीच में लड़ाई ना हो, इसीलिए एनएसयू और कांग्रेस पार्टी। मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मैं वो क्वेश्चन पॉलिटिशियन रूबल संधू से ना होके एक व्यक्तिगत रूप से आम रूबल संधू जो एक यूथ है, जवान है, पढ़ा लिखा है, जी, व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद योर मनी और सक्सेस? आपका पैसा और सक्सेस को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए दोनों चीजें एक तो अलग अलग है। पैसा जरूरत जरूर हो सकता है, सब कुछ नहीं हो सकता, और सफलता भी पैसे से नहीं आकी जा सकती। मैं मानता हूँ सफलता किसी के रूप में, कोई व्यक्ति अपने खेत में आराम से बैठकर वहीं पर खेती बाड़ी करके भी खुश है, कई लोग बिलीनियर बनकर भी खुश नहीं है। तो इतनी कोई ज्यादा लालसा भी नहीं है जीवन में कभी पैसे की कि इतना चाहिए, कि कोई मतलब बेंचमार्क नहीं है। भगवान का आशीर्वाद है कि भाई जो मोरल और नॉर्मल एमिनिटीज जो इंसान को चाहिए वो मेरे पास है। मेरे फादर साहब ने बहुत मेहनत करी है, मेरे ग्रैंडफादर ने बहुत मेहनत करी है, उनकी वजह से हम यहाँ पर हैं, तो इसके लिए भी बहुत ग्रेटफुल है। और आगे भी कोई ज़्यादा इतना लालच भी नहीं है। और सक्सेस तो मैं मानता हूँ कि कोई ऐसे आकी नहीं जा सकती। कोई, मैं मानता हूँ, सीएम बन के भी खुश नहीं होगा और कोई अपना गांव का सरपंच बन के भी खुश है। तो आप हैप्पीनेस को कैसे डिस्क्राइब करोगे? आपके सब लिए हैप्पीनेस क्या है? आपके लिए हैप्पीनेस क्या है कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रेसिडेंट हूँ, वो ओहदा आपके लिए हैप्पीनेस है, या मैं जो रोजमर्रा में अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, अपने छोटे छोटे मोमेंट जी रहा हूँ, वो मेरे लिए हैप्पीनेस है? कोई भी ओहदा या कोई भी एक बेंचमार्क या कोई फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हैप्पीनेस नहीं हो सकती। मैं मानता हूँ कि इंसान के दिल में गिल्ट ना हो, किसी के साथ कभी चोरी ना करी हो, किसी के लिए ऐसा ना हो कि इसको मैंने बिट्रेयल कभी दिया है, तो वो मेरे लिए हैप्पीनेस है कि मेरे मन में कभी गिल्ट ना हो किसी इंसान के लिए कि उसके लिए मैंने गलत किया। और कोई आगे से आके बाद में पता चले कि वो कोई इंसान हमारे लिए बढ़ाई कर रहा है, जेन्युइनली हमारे लिए अच्छा सोचता है, तो उससे अच्छा आज के टाइम पे कोई सक्सेस नहीं और कोई हैप्पीनेस नहीं। एक जेन्युइन क्वेश्चन, गांव खेड़े की जिंदगी ज्यादा पसंद करते हो या शहर की? कि मतलब मैं गांव मजा से आता है पीस वाला? मैं गांव से ही आता हूँ, आज भी हम गांव में ही रहते हैं। हालांकि मेरा गांव शहर के पास में ही है, लेकिन मैं शुरू से ही गांव में ही रहना पसंद करता हूँ। और शांति के जीवन जो अपने खेतों में और पहाड़ों में भी कई बार जाके एक अच्छा लगता है, तो ऐसे शांति की जगह मेरे को ज्यादा पसंद है इन पर्सन। तो अगर मान लीजिए आपको अगर 4 साल पहले वापस भेजा जाए आपको अपनी जिंदगी जीने के लिए, तो आप कॉलेज लाइफ को कैसे डिस्क्राइब करना चाहोगे? अगर आप अपनी डीएवी कॉलेज लाइफ को डिस्क्राइब करना चाहो तो? देखिए डीएवी तो हमारे लिए कॉलेज नहीं, एक इमोशन है। डीएवी से बहुत सारी यादें हमारी जुड़ी हुई हैं। कोई भी स्टूडेंट वहां से पास आउट है, कोई चाहे 1 साल भी डीएवी में रहा है ना, और डीएवी को कभी नहीं भूल पाएगा। और व्यक्तिगत रूप पे हम काफी सारे दोस्त हैं। हम चंडीगढ़ चाहे सुबह 6 बजे आए, रात को 12 बजे आए, 2 बजे आए रात को, चंडीगढ़ जब भी मैं भी कभी भी एंटर करता हूँ तो सबसे पहले मैं डीएवी कॉलेज के गेट पे ऐसा जाता हूँ। क्या है उस वहां पे? एक इमोशन है, जो बच्चा वहां पे पढ़ा है वो ये चीज महसूस कर सकता है। वहाँ की
चाहे कैंटीन हो, अम्ब्रेला गार्डन हो, पाम गार्डन हो, क्रिकेट ग्राउंड हो, जूस स्टोर हो, शौर्य भवन हो, वहां पर बैठ के एक अलग ही शांति और सुकून मिलता है, शांति और सुकून अच्छा मिलता है। टाइम बिताया वहाँ पे आपने। हाँ, वहां का कोई भी बच्चा, चाहे न्यूट्रल कोई भी बच्चा है, वो नहीं भूल पाएगा डीएवी को कभी भी। डीएवी एक इमोशन ही है हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच रूबल जी, इतनी you जी। अच्छी बातें करने के लिए, हमें स्टेट पॉलिटिक्स और स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बारे में बताने के लिए। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ बने रहने के लिए। और अगर आपने अपने ऑडियंस के लिए कुछ लास्ट आखिरी मैसेज 2 देना हो। शब्द अगर आप कहना चाहें, कोई ऐसा आप मैसेज जो आप यूथ को भी देना चाहें और अपनी ऑडियंस को भी देना चाहें। एक मैसेज मैं हर एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट को जरूर देना चाहूंगा, स्पेशली जो कॉलेजेस में, चंडीगढ़ के कॉलेजेस में एक्टिव हैं। एक तो हर बच्चा आजकल क्या करता है, इलेक्शन लड़ने से पहले ही अपना यूनिवर्सिटी तक का सोच लेता है कि यूनिवर्सिटी जाके मैंने ऐसे करना है, अपने एरिया में जाके मैंने ऐसे करना है। अगर आप एक कॉलेज में एक्टिव हो तो सबसे पहले आप कॉलेज के वेलफेयर के लिए काम करिए। इलेक्शन जरूर लड़िए अगर सोचना है तो। अगर ये सोचा है कि इलेक्शन लड़ना है तो लड़िए जरूर। जीत हार कोई मैटर नहीं करती। जो इलेक्शन हारे हैं वो ज्यादा बड़े लीडर बने आज, अगर आप देखोगे तो इलेक्शन लड़िए जरूर। और स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम जरूर करिए, अपने साथ टीम भी जोड़िए। स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको काउंसिल में बैठना है, आप बिना काउंसिल में बैठे भी स्टूडेंट वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक लेटर तो लिख के जाना है, लेटर लिखो, DSW के पास जाओ, काम होता है ठीक है, नहीं होता है तो धरना लगाओ। तो काम करते रहिए, उसके बाद आगे की सोचिए। जब तक कॉलेज में हो, कॉलेज के बन के रहो, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करो, अपने साथ टीम जोड़ो, फिर आगे की सोचना। और जो आपके सामने इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है वो आपका कॉम्पिटिटर जरूर हो सकता है, वो आपका दुश्मन नहीं है। कुछ बच्चे उनको दुश्मन बना लेते हैं, वो आपके फेलो मेट्स ही हैं। उनके साथ एक ये हेल्दी कंपटीशन है जो कॉलेज का है, इसको आप एक हेल्दी एक्टिविटी समझ के इलेक्शन कंटेस्ट करिए। जीत हार कुछ भी हो, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करते रहिए। बस ये एक मैसेज मेरा है। एक क्वेश्चन अभी इसी से आया मेरा। मैं आपसे एक ये पूछना चाहता हूँ, अभी जो पंजाब का रिजल्ट आया था कॉलेज के, तो यहाँ पे लड़ाई हो गई थी। क्या यही रीजन है कि बाकी स्टेट्स में इलेक्शन बंद कर दिए गए, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई या दंगे का माहौल बन जाता है? देखिए, जब हरियाणा में भी इलेक्शन बंद हुए तो यही तर्क दे के इलेक्शन बंद किए गए थे कि लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। एक हरियाणा के यूथ के लिए मेरा जरूर मैं मैसेज देना चाहूंगा कि हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में हर कोई बच्चा चाहता है, गाने सुनता है, मूवीज देखता है कि मैं वहां जाकर काउंसिल में बैठूं या मैं वहां जाकर प्रेसिडेंट बनूं, वाइस प्रेसिडेंट बनूं। कि वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कोई नाम या पोस्टर बनवाने से नहीं बनता, काम करने से कोई स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बन सकता है। आप किसी भी कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करते रहिए। अगर आप किसी 50-100 बच्चों की हेल्प कर सकते हो तो आप अपने आप में एक प्रधान हो। कोई पोस्टर निकलने से या कोई लेटर बनने से कोई प्रधान नहीं बनता। आप स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करते जाइए, लड़ाई झगड़े से नहीं कोई प्रधान बनता। आप स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करिए, काम करोगे, बच्चे जानेंगे, आपका नाम भी होगा, अपने आप प्रधान कहलाओगे। ये आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। अभी अगर देखा जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी के या किसी अदर यूनिवर्सिटी के भी देखा जाए, प्रेसिडेंट भी होते हैं तो सोशल मीडिया पे ऐसा दिखाया जाता है कि वो स्टेट के सीएम है। हाँ, मैं ये रियलिटी है, ये एक रील और रियल लाइफ की रियलिटी है। जी, इतनी जी। पावर्स जिस हिसाब से रील में दिखाई जाती है ना, जितना यूथ वो साथ में लेके चलते हैं, इतना तो स्टेट का सीएम के पास पावर नहीं लगती, जी। ऐसे लगता है कई बार। जी, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दिखावे का, कहीं ना कहीं प्रोपागेंडा चला हुआ है कि हाँ, दिखावे की राजनीति ज्यादा हो रही है नंबर्स गेम और काम की राजनीति कम हो रही है। नहीं, बिल्कुल अपना एक पर्सनल प्रोफाइल बनाने की कोशिश की जाती है। जी, ये तो है। कहीं ना कहीं अगर आजकल आप रील्स देखोगे तो हर कोई, पहले कोई स्टूडेंट एक्टिविस्ट होते नहीं थे इतने, अब हर बच्चा चाहता है कि मैं इलेक्शन लड़ूं और मेरी ऐसी रील्स हूं। एक ये तो चीज है। देखो, जिसके पास टीम है वो तो बेशक से लेके चलो, आपके साथ 100, 50, 200 जितने बच्चे आप लेके जा सकते हो, आप जाओ। लेकिन आपका मेन मोटो स्टूडेंट वेलफेयर होना चाहिए। जहाँ के मुद्दे हैं उनको मुद्दे को उठाकर बच्चों के, उनकी वेलफेयर के लिए कैसे काम करे, ये मेन मोटो होना चाहिए, ना कि रील। पर्सनल एजेंडा नहीं होना चाहिए। ना ना ना, टीम है किसी के साथ, चलो जा रही है, अच्छी बात है। हम भी कई जगह जाते हैं, बहुत सारे साथी मिलते हैं, लेकिन मेन मोटो हमेशा स्टूडेंट वेलफेयर रहना चाहिए। ठीक है। बहुत अच्छी बात की आपसे आज बातचीत करके, बहुत अच्छा लगा। ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद रखते हैं आप राजनीति सफर में बहुत आगे तक जाएंगे और दोबारा आपसे मुलाकात होगी और दोबारा आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे। जी बिल्कुल, और आपके चैनल को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका चैनल अच्छे से ग्रो करे। व्यूअर्स को मेरी दोबारा से धन्यवाद और राम राम। राम राम। थैंक यू। थैंक यू।